Hello students, Dr. Shivani is here again and today's topic is humanistic approach for character building. चरित्र विकास के लिए मानववादी उपागम। तो चरित्र विकास के लिए मानववादी उपागम में सबसे पहले हमें चरित्र पता होना चाहिए कि चरित्र क्या होता है। जनरली वैसे सभी को पता है चरित्र क्या होता है। यदि हम एक कॉमन वे में बात करें, हम पूछते हैं उसका चरित्र ऐसा है, उसका चरित्र ऐसा है, हम कह देते हैं, मतलब अच्छा है या गंदा है। तो वो कहाँ से शो होता है? मानव के व्यवहारों से शो होता है। कैसा व्यक्ति व्यवहार करता है ना। किसी को प्रॉपर डेफिनेशन भी नहीं पता हो तो वो वैसे ही बता सकता है कि उसका व्यवहार से चरित्र निर्धारित होता है। तो चरित्र किसी व्यक्ति में वह मानसिक तत्व है जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है कि व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है। चरित्र एक मानसिक संगठन है जो व्यक्ति की सभी क्रियाओं के मूल में विद्यमान रहता है। जितनी भी व्यक्ति क्रियाएं करता है वो उसके चरित्र से रिलेटेड होती हैं। चरित्र में मूल प्रवृत्तियाँ, अर्जित प्रवृत्तियाँ, विचार, संवेग, स्थायी भाव, क्रियाएं, आदतें सभी आ जाती हैं। एक ऐसी आदर्श स्थिति माना जाता है चरित्र जब व्यक्ति पुरस्कार, दंड या निंदा आदि से नियंत्रित नहीं होता तो उसका निर्धारित व्यवहार किससे निर्धारित होता है? उसके चरित्र से निर्धारित होता है। तो डम्बिल एक एजुकेशनिस्ट हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में होती हैं। चरित्र अच्छा हो या बुरा दोनों हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अच्छे को ही हम चरित्र कहते हैं, बुरे को भी कहते हैं उसका चरित्र बुरा है। परंतु नैतिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो हमारा तात्पर्य केवल अच्छे चरित्र से ही होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने चरित्र को आदतों का पुंज माना है। आदतों का पुंज से मतलब है कि जैसी व्यक्ति की आदतें होंगी वैसा ही उससे, उन आदतों से ही उसका चरित्र प्रदर्शित होता है। BN झा ने कहा है कि चरित्र व्यक्ति का वह मानसिक तत्व है जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। यह एक मानसिक संरचना है जो उसकी सभी क्रियाओं के मूल में विद्यमान रहती है। व्यक्ति जो भी क्रिया कर रहा है, चरित्र को कहा गया है कि वो उसके मूल में विद्यमान रहता है। अच्छे चरित्र की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं कार्य में दृढ़ता। कार्य में दृढ़ता से मीन्स है कि व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है, अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति यदि किसी कार्य को करने का निश्चय कर लेता है तो वह उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ता है। आत्मनियंत्रण, अच्छे चरित्र का व्यक्ति अपनी इच्छाओं, भावनाओं, संवेगों आदि पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। कर्तव्यनिष्ठा, अच्छे चरित्र का व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ भी होता है, अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत और जागरूक रहता है। जैसे कि गीता में भी संदेश दिए गए हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा न कर, इसी पर विश्वास रखता है अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति। विश्वसनीयता, अच्छे चरित्र का व्यक्ति विश्वसनीय भी होता है। वह मूल्यों, आदर्शों, सिद्धांतों, नियमों पर चलता है, कोई झूठा बात नहीं कहता। ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मान भी प्राप्त करता है। सरलता एवं सहजता, अच्छे चरित्र का व्यक्ति सहज और सरल भी होता है, उसमें अभिमान नहीं होता, किसी भी चीज़ का प्राउड नहीं होता। आशावादिता, आशावादिता से अर्थ है कि कभी भी निराश नहीं होता जीवन में, कैसी भी परिस्थितियाँ आए साहस के साथ अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहता है। अंतःकरण की शुद्धता से अर्थ है कि मन, वचन, कर्म, व्यवहार, आचरण, उसके कार्यों में अंतर नहीं होता। जैसा अंदर से है वैसा ही उसके व्यवहार में दिखाई पड़ता है। परिश्रमी, परिश्रमी होता है, अपने कार्य करता रहता है जब तक उसको लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उत्तरदायित्व की भावना उसके अंदर होती है और हमेशा प्रसन्न रहता है, खुद भी प्रसन्न रहता है, दूसरे को भी प्रसन्न रखता है, क्रोध नहीं करता। किसी भी समाज और राष्ट्र की उन्नति और विकास का आधार वहाँ के लोगों का चरित्र ही होता है। श्रेष्ठ चरित्र से ही समाज और राष्ट्र महान बनता है। मानववाद के विविध रूप, मानववाद के अनेकों रूप पाए जाते हैं, जैसे धार्मिक मानववाद। धार्मिक मानववाद क्या है? धर्म मानवता के कल्याण में सहायक और मानव दर्शन को शाश्वत आदर्श प्रदान करने वाला, धर्म में विश्वास रखने वाला।
जैसे भारत में रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिकता और धर्म के द्वारा मानव कल्याण की प्रेरणा दी। दूसरे मानववाद की बात करें, प्राकृतिक मानववाद। प्राकृतिक मानववाद के समर्थक में विलियम जेम्स और जॉन डीवी आते हैं। जॉन डीवी मैंने पहले भी आपको कराया था, उसमें भी बताया था कि कैसे उन्होंने शिक्षा की नई तालीम की विवेचना की थी और बताया था कि कैसे शिक्षा दर्शन होना चाहिए। जॉन डीवी ने 1934 में अ कॉमन मैन नामक एक पुस्तक में प्रकृतिवादी मानववाद को प्रस्तुत किया। इनके अनुसार प्रकृति ही सत्य है और मनुष्य इसका अविभाज्य अंग है। अविभाज्य अंग से मतलब है कि प्रकृति से आप मानव को अलग नहीं कर सकते और प्रकृति के अलावा और कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। वैज्ञानिक मानववाद क्या है? वर्तमान युग में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है और इन विद्वानों में वैज्ञानिक मानववाद के अनुसार भौतिक जड़ की विकासात्मक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप मानव का विकास हुआ है। साम्यवादी मानववाद। साम्यवादी मानववाद यह दार्शनिक मार्क्स के आर्थिक दृष्टिकोण और वर्ग संघर्ष पर मिश्रित है। यह मानव और समाज को अभिन्न मानता है तथा मानव द्वारा मानव का शोषण अनुचित मानता है। भाई, समाज मनुष्यों से बना है, मनुष्यों के समूह से, और यदि उस समाज में मानव ही मानव का शोषण करे तो वो गलत है। मार्क्स लिखते हैं कि मनुष्य को मनुष्य की तरह मानो और संसार के साथ उसके संबंध को मानवीय संबंध की तरह, तब तुम प्रेम के बदले प्रेम और विश्वास के बदले विश्वास पा सकते हो। अस्तित्ववादी मानववाद क्या है? यह विचारधारा मानव कल्याण का चिंतन मानव अस्तित्व की दृष्टि से करती है। इट मीन्स यह मानववाद मानव कल्याण का चिंतन है। अस्तित्ववाद जो मानववाद है वो मानव कल्याण के बारे में सोचता है। वैदिक मानववाद भारतीय और प्राचीनतम रूप, भारत का प्राचीनतम रूप वेदों में उपलब्ध है। वैदिक मानववाद ये मानता है। और एकात्म मानववाद बौद्धिक परंपरा में उपनिषदों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है और उपनिषद आत्मा को ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित करने वाला ज्ञान है। ब्रह्म ही सत्य है। उपनिषदों के अनुसार परम तत्व क्या है? ब्रह्म है और ब्रह्म ही सत्य है। मानववादी मनोविज्ञान क्या है? मानववादी मनोविज्ञान सर्वांग मनोविज्ञान है और इसमें मानव प्रकृति की सर्वांग व्याख्या की गई है। मानव जीवन में सामान्य और असामान्य दोनों ही पहलू दिखलाई पड़ते हैं। मानव प्रकृति और मानव जीवन की झांकी से यह स्पष्ट होता है कि मानव प्राणी आंतरिक और बाह्य पहलुओं में सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में अपनी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मांगों को संतुष्ट करने के लिए जो प्रतिक्रियाएं करता है उसी का नाम मानव जीवन है। मानववाद के संबंध में अनेकों पाश्चात्य शिक्षा दार्शनिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। इनमें से सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, कमेनियस, जॉन लॉक, रूसो एवं पेस्टोलॉजी आदि प्रमुख हैं। भारतीय शिक्षा दार्शनिकों में भी अनेकों एजुकेशनिस्ट हैं जो मानववाद को मानते हैं। उनमें से प्रमुख हैं स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन आदि के दर्शन में मानववाद की झलक स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती है। यदि आप बात करें तो आपने ये सारे जितने भी राइटर हैं, अधिकतर एजुकेशनिस्ट हैं, आपने बीएड फर्स्ट ईयर में इनकी स्टडी जरूर की होगी। और फिलॉसफी में ये सभी हैं। कभी आगे मैं वीडियोस बनाऊंगी तो इन सब के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। मीनिंग ऑफ ह्यूमनिज्म। मानववाद तो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, लेकिन है क्या ये? कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है। ह्यूमनिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की होमो से हुई है। लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है ना? ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है, जिसका अर्थ है मानव। होमो का अर्थ है मानव और मानववाद वह विचारधारा है जिसका आधार मानव है। यह दर्शन मानव कल्याण में विश्वास रखता है, अति मानववाद का विरोध करता है, किंतु मानववाद में विश्वास रखता है और मानव कल्याण के लिए जो भी तत्व उपयोगी हैं उन सब का संबंध मानववाद से है।
जो भी तत्व उपयोगी हैं, यह दर्शन राष्ट्र, जाति, प्रजाति, वर्ग, धर्म, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक स्थिति आदि के आधार पर मानव में कोई भेदभाव नहीं करता और कोई भी मानव किसी दूसरे मानव से श्रेष्ठ नहीं है। विश्व नागरिकता का समर्थक है कि सभी मानव समान हैं, एक दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करो, एक दूसरे को छोटा मत दिखाओ, है ना। मानववाद की इस अर्थ के अकॉर्डिंग अनेकों विशेषताएं हैं। जैसे मानववाद इस विश्व को किसी के द्वारा निर्मित नहीं मानता, स्वतः ही अस्तित्व में आया है। मानववाद कहता है कि यह विश्व भ्रम नहीं है, सत्य है, परिवर्तनशील है, निरंतर विकासशील है और शरीर तथा आत्मा के द्वैत वाले परंपरागत विचारों को नहीं मानता। मानववाद में मानव के महत्व पर अत्यधिक बल दिया गया है। मानववाद के अनुसार जीवन के मूल्यों का निर्माण मानवीय संबंधों के फलस्वरूप होता है। मानव कल्याण में सहयोग देता है। विज्ञान ने मानव कल्याण में सहयोग दिया है, इसीलिए मानववाद विज्ञान के महत्व को भी स्वीकार करता है और विज्ञान द्वारा प्राप्त जितने भी साधन और उपकरण हैं, मानववादी इस पृथ्वी पर सुखमय जीवन निर्माण कर रहे हैं इन उपकरणों के फलस्वरूप। इसीलिए मानववाद विज्ञान को भी महत्व देता है। मानववाद निरंतरता के सिद्धांत में विश्वास करता है। मानववाद मनुष्य में असीम संभावनाएं मानता है। मानववाद मानता है कि मानव में असीम संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को विकसित होने का अवसर देना चाहिए। मानववाद संस्कृति का पुनर्जागरण करने में विश्वास रखता है, शांति, प्रगति, लोकतंत्र में आस्था रखता है, विश्व नागरिकता का समर्थक है। मानववाद एवं शिक्षा के उद्देश्य। मानववाद शिक्षा मानव केंद्रित है। जो मानववादी शिक्षा है वो मानव केंद्रित है, मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देती है ना। तो उसका फर्स्ट उद्देश्य क्या है? संपूर्ण योग्यताओं और क्षमताओं का विकास। मानववादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की सभी योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करना होना चाहिए। बालक में उच्चतम मूल्यों का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए और ये मूल्य व्यक्तिवाद से हटकर कौन से मूल्य होंगे? सामाजिक, स्वतंत्र, सहक्रियाशील, स्वयं का निर्माण करने वाले होने चाहिए। मानवीय समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता का विकास। शिक्षा का उद्देश्य है कि क्योंकि मानववाद मानव केंद्रित दर्शन है और इसका संबंध मानवीय समस्याओं से है, तो शिक्षा ऐसी हो जो मानवीय समस्याओं के प्रति बालक को संवेदनशील बनाए, एक दूसरे की समस्याओं को समझें, उन पर चिंतन कर सकें और उन समस्याओं को एक साथ मिलकर दूर करें। और साथ ही साथ जो जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, जो समस्याएं हैं जनरली, जैसे मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, जनसंख्या में वृद्धि, अस्वास्थ्य, गरीबी, मानवीय अधिकारों का हनन, अंधविश्वास, धन का असमान वितरण, पर्यावरण प्रदूषण, ये अनेकों समस्याएं हैं। तो मानवीय इन्हीं समस्याओं के प्रति मानव को संवेदनशील होना चाहिए। स्वतंत्र, विवेकपूर्ण और संतुलित व्यक्तित्व का विकास। मानववादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक का स्वतंत्र, विवेकपूर्ण और संतुलित व्यक्तित्व का विकास हो। ऐसे विद्यार्थी तैयार करें जो स्वस्थ हों, परिश्रमी हों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। आत्मबोध को जागृत करना। मानववादी शिक्षा का उद्देश्य बालक में आत्मबोध को जागृत करना है, जिससे उसे अपनी महानता की अनुभूति हो सके और वह समाज और सृष्टि का महत्वपूर्ण अंग बन सके, इस समाज और राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग दे सके। मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर बल। सामाजिक व सांस्कृतिक विकास। मानसिक विकास भी हो बालक का, बौद्धिक विकास भी हो, सृजनात्मक विकास हो, चारित्रिक और नैतिक विकास हो और पूर्णता एवं श्रेष्ठता, पूर्ण मानव बना दिया जाए। मानव को मानववादी मानते हैं कि बालक को पूर्ण मानव बना दिया जाए। अब इसके लिए पाठ्यक्रम कैसा हो? पाठ्यक्रम मानववादियों के अनुसार बालक की आंतरिक जीवन और वैयक्तिक विकास के निर्धारित गुणों को सुधारने में सक्षम करने वाला होना चाहिए।
जैसे मानवीय आकांक्षाओं के लक्ष्यों की पूर्ति करे, मानवीय विकास की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाए, बालक की सृजनात्मक और रचनात्मक शक्तियों को ध्यान में रखा जाए, आयु, योग्यता, अधिगम, रुचि के अनुरूप पाठ्यक्रम हो। ये सारे आपके मनोविज्ञान से रिलेटेड है। मनोविज्ञान कहता है कि पाठ्यक्रम बालक की रुचि, उसकी योग्यता, उसकी रचनात्मक शक्तियों, उसकी सृजनात्मक शक्तियों के अनुसार हो, लचीला हो, है ना, और उसमें बदलाव किया जा सके, और साथ ही साथ मानवीय मूल्य, सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर के अनुसार भी हो। तो उसमें इन्होंने अनेकों विषयों पर बल दिया, जैसे मानविकी विषय, इसमें आपकी भाषाएं, साहित्य, संगीत, ललित कलाएं आदि आ जाती हैं। साहित्य ही बालकों में सौंदर्यानुभूति का भाव जागृत करता है, और संगीत, नाटक, ये सब मानवीय संवेदनाओं को जागृत किया जा सकता है इनसे। प्राकृतिक विज्ञान में विज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया है इन्होंने, तो इसमें भी इनका पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है। शारीरिक और स्वास्थ्य विज्ञान, बालक का शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, इसीलिए खेल, व्यायाम आदि विषयों को पाठ्यक्रम में मान्यता मिलनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सब मानववादी पाठ्यक्रम के आवश्यक अंग हैं। तो ऐसी घटनाओं और महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ाए, जिससे बालक सीखें उनके चरित्र से कि कैसे उन्होंने कष्ट सहे, कैसे त्याग किए, और राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। नागरिक शास्त्र के माध्यम से बालकों को उनके कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान कराया जाता है। संकुचित पाठ्यक्रम ना हो, पाठ्यक्रम ऐसा हो जो विश्व बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता और विश्व नागरिकता का भाव पैदा कर सके बालकों में। और अनेकों विषय हैं, जैसे जनसंख्या शिक्षा है, यौन शिक्षा है, शिल्प शिक्षा है, पर्यावरण शिक्षा है, जो आज के प्रमुख मुद्दे हैं, प्रमुख समस्याएं हैं, तो इनको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। अब शिक्षण विधियाँ कैसी हों इन पाठ्यक्रम के लिए? बालक की योग्यताएं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप हों, उनकी रुचियों के अनुसार हों, विकास की अवस्थाओं के अनुसार हों, और वैज्ञानिक प्रक्रिया, शिक्षण विधि का दूसरा आधार वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जरूरी है, जिससे बालकों में तर्कपूर्ण चिंतन और वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास हो सके। इनके लिए जो मानववादियों ने शिक्षण विधियों पर बल दिया, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, तर्क विधि, समस्या समाधान विधि, खेल विधि, क्रिया द्वारा सीखना, सृजनात्मक क्रियाएं आदि प्रमुख हैं। अनुशासन भी होना चाहिए, आत्म अनुशासन। दमनात्मक अनुशासन के विरोधी थे मानववादी, और आत्म अनुशासन की बात करते थे। मानववादियों के अनुसार जब बालकों को प्रेम, दया, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, त्याग आदि मानवीय गुणों की शिक्षा प्रदान की जाती है, तो उनमें स्वतः ही अनुशासन की भावना उत्पन्न हो जाती है। जहाँ दमन है वहाँ मानवता नहीं हो सकती, इसीलिए ये दमनात्मक अनुशासन के विरोधी थे। विद्यार्थी क्या है मानववाद के अनुसार? सांस्कृतिक धरोहर विरासत में मिलती है प्रत्येक बालक को, जिसका विकास करने और समृद्ध करने में विद्यार्थी की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बालक को शिक्षा ही बालक के उच्चतम विकास के लिए साधन उपलब्ध कराती है, और उसके विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। तो बालक के लिए शारीरिक दृष्टि से कैसा हो बालक? स्वस्थ हो, परिश्रमी हो, मानवीय भावनाओं से भरपूर हो, उपलब्ध विकल्पों में से सही का चुनाव कर सके, चुनाव करने की योग्यता रखे, स्वतंत्र निर्णय ले, सृजनात्मक कार्य करे, सभी संबंधों का निर्वाह भली भांति कर सके, सामाजिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली में भाग भी ले, मिलजुल कर काम करे, और सामाजिक नैतिकता में विश्वास रखता हो, अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक हो। अब मानववाद में शिक्षक का क्या स्थान है? शिक्षा मानववाद का उद्देश्य बालकों में मानवीय दृष्टिकोण को विकसित करना है, और इस मानवीय दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए शिक्षक का बहुत अधिक योगदान होता है। अतः मानववादी शिक्षा योजना में शिक्षक को अत्यंत गरिमामय स्थान दिया गया है। प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में एक द्वंद्व होता है कि ये करूं या ये करूं, तो अध्यापक को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए और छात्र को इस तनाव से और द्वंद्व से मुक्ति मिले।
विश्व में सर्वोत्कृष्ट प्राणी की संज्ञा अध्यापक को ही दी जाती है। तो मानववादियों ने उसका पालन किया है और मानववादी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानववादी शिक्षक होना चाहिए और उस शिक्षक में अनेकों गुण होने चाहिए, जैसे दृष्टिकोण अत्यंत उदार हो, व्यापक हो, मानवीय गुणों से युक्त हो। शिक्षक को बालक के महत्व को प्राथमिकता देनी चाहिए, उसके व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए, बालक को ऐसे अनुभव कराने चाहिए जिससे वो सीखे। बालकों पर अपना कोई भी मत आरोपित नहीं करना चाहिए। शिक्षक को अनेकों विकल्प देने चाहिए जिससे वो उसमें से सही का चुनाव कर सके। बालक की चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास करने में सहायक हो शिक्षक। अध्यापन के समय बालकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखे, बालक के आध्यात्मिक विकास का भी ध्यान रखे, उनमें हीनता की भावना ना आने दे, अपने विद्यार्थियों से मानवीय संबंध रखे, ना कि व्यावसायिक। शिक्षक को वैज्ञानिक विधि का भी ज्ञान होना चाहिए और भाषण, वाद विवाद, गोष्ठी, कार्यशाला, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना आदि का आयोजन करना चाहिए जिससे बालकों में मानवीय दृष्टिकोण का विकास हो सके। मानववाद ने मानव को अपने दर्शन का आधार माना है। अभी पूरा मानववाद आपने पढ़ा तो उसमें यदि एक बात निकल कर सामने आती है तो मानववाद ने अपने दर्शन में मानव को ही आधार माना है, उसकी आधारभूमि चरित्र और नैतिकता ही है। गांधी जी भी एक सच्चे मानववादी थे और उन्होंने अपनी नई तालीम शिक्षा योजना में चरित्र निर्माण को अत्यधिक महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञान की इतिश्री चरित्र निर्माण होना चाहिए। चरित्र विकास के लिए मानववादी उपागम गांधी जी की नई तालीम का एक महत्वपूर्ण उपागम है। तो ये आपका मानववाद था, 4th यूनिट का लास्ट सब पॉइंट था। ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है 4th यूनिट। और यदि वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई भी क्वेरी आपकी है इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।